अभी इससे पहले अपन समुच्चय सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अपन अगले अध्याय पर आते हैं, रिलेशन, संबंध। जब भी अपन बात करते हैं संबंध, जैसे ही आप बोलते हैं संबंध, तब एकदम समझ में आता है, ध्यान आता है कि अपन समाज में देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच में बहुत से संबंध होते हैं। कुछ सामाजिक संबंध होते हैं, कुछ पारिवारिक संबंध होते हैं। जैसे आपने कहा कि राम सीता का पति है, मोहन दिनेश का भाई है, तो इस तरह के संबंध क्या हैं? ये सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है। इसी तरह से पुलकित और सानू एक ही ऑफिस में काम करते हैं। राम गोपाल का पड़ोसी है, ये आपके सामाजिक संबंध हो गए, पहले पारिवारिक संबंध हो गए। कोई बड़ा है, छोटा है, इस तरह के संबंध भी आते हैं। जिस तरह के सोसाइटी में संबंध हैं, उसी तरह से गणित की संख्याओं में भी, गणित की संख्याओं में, राशियों में विभिन्न संबंध होते हैं, फलनों में संबंध होते हैं। तो उन सभी को पढ़ते हैं अपन। इन सभी को पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं लेते हैं। परिभाषाओं, संबंध जो बात कर रहे थे, फिर आपको उसके बाद आता है कथन, स्टेटमेंट। कोई वाक्य या विवरण एक कथन कहलाता है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कोई वाक्य या विवरण जो सत्य या असत्य कैसा भी हो सकता हो, एक कथन कहलाता है। जैसे आप कहते हैं 3 + 5 = 8। अब ये स्टेटमेंट लिखा आपने, 3 + 5 = 8, तो ये सही है, कथन हो गया। और लिखते हैं 3 + 2 < 4, ये भी एक स्टेटमेंट लिख दिया। लेकिन 3 + 2 तो 5 होता है, <4, ये गलत हो गया। आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। सही है या गलत है उससे मतलब नहीं है, एक कथन हो गया। अब ये कैसा है? ये गलत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। ये भी एक स्टेटमेंट है। तो दोबारा से संबंध पढ़ने से पहले अपन कुछ परिभाषाएं ले रहे हैं। संबंध से जो काम आएंगे संबंध वाले चैप्टर में, कुछ परिभाषाएं ले रहे हैं अपन। पहले लिखा आपने कथन। कथन ऐसा वाक्य, ऐसा विवरण जो सही भी हो सकता हो, गलत भी हो सकता हो, कथन कहलाता है। उसके बाद अगला आता है, अपन लेते हैं खुला वाक्य, ओपन सेंटेंस। खुला वाक्य, ओपन सेंटेंस, कोई भी ऐसा वाक्य या व्यंजक जो बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के सही भी हो सकता हो, गलत भी हो सकता हो, खुला वाक्य कहलाता है। दोबारा से, ओपन सेंटेंस, खुला वाक्य। ऐसा वाक्य या कोई व्यंजक एक खुला वाक्य कहलाता है, जो बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के सही भी हो सकता हो, गलत भी हो सकता हो। ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन which may be true or false without any additional information is called an open sentence. एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने लिखा x + 3 < 7। अब x के अलग अलग मानों के लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। x = 1 रख देंगे तो 1 + 3 7 से छोटा है। x = 3 लिख देंगे तो 3 + 3 7 से छोटा है। x = 4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। 4 + 3 7, 7 से छोटा नहीं है, बराबर है। 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो दोबारा से, खुला वाक्य क्या कह रहे थे? कोई भी ऐसा वाक्य या ऐसा व्यंजक जो कि बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के सही या गलत दोनों हो सकता हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? खुला वाक्य कहते हैं। कुछ जैसे आप लिखा आपने x + 3 < 7, तो x के कुछ मानों के लिए सही है, कुछ मानों के लिए गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि बिना अतिरिक्त जानकारी के ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? खुले वाक्य कहलाते हैं। और लिखते हैं x रामू का भाई है। अब ये भी आप देख सकते हैं, x रामू का भाई है।
ये अब x के ऊपर डिपेंड करेगा कि x रामू का भाई है नहीं। अगर रामू के भाई का मान लिख दिया, सपोज रामू का भाई श्यामू है, अगर x की जगह श्यामू लिख दिया तो श्यामू रामू का भाई है, सही है। अगर x की जगह इकबाल रख दिया कि इकबाल रामू का भाई है तो गलत हो गया। तो ऐसे कथन जो बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के सही भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो, खुले वाक्य कहलाते हैं। खुले वाक्य को सामान्य रूप से लिखना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं पी एक्स कॉमा बाई। अब पी एक्स कॉमा बाई किसको डिनोट करता है, जैसे x प्लस बाई बराबर 5 है, तो x और y के ऐसे मान जो इसको संतुष्ट करते हों समीकरण को, कौन सी समीकरण लिख दिया आपने, x प्लस बाई बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 4 लिख दें तो ये सही है। x बराबर 2 y बराबर 3 लिख दें तब भी सही है। x बराबर 4 y बराबर 1 लिख दें तब भी सही है। x बराबर -1 y बराबर 6 लिख देंगे तब भी सही है। x बराबर 0 और y बराबर 2 लिख दिया तब गलत हो गया। यानी कि x और y के कुछ मानों के लिए ये कथन सही है और कुछ मानों के लिए ये गलत है। यानी पी एक्स वाई जिसको भी व्यक्त कर रहा है, और लिख सकते थे आप पी एक्स कॉमा बाई एक्स राज्य बाई की राजधानी है। अब एक नया स्टेटमेंट लिख दिया, नया कथन लिख दिया। अब एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सही है या गलत है। अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, खुला वाक्य डिस्कस कर रहे हैं। खुला वाक्य को यहाँ संकेतों में पी एक्स वाई से लिख दिया है। पी एक्स वाई किसको डिनोट कर रहा है कि एक्स वाई की राजधानी है। वाई कोई राज्य, भारत का राज्य। अगर वाई की जगह आपने राजस्थान लिख दिया तो एक्स की जगह जयपुर होगा, तो जयपुर राजस्थान का जो पेयर है वो सही कथन को व्यक्त कर रहा है। आपने एक्स की जगह आगरा लिख दिया, वाई की जगह उत्तर प्रदेश लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यानी एक्स और वाई के मानों पर डिपेंड करेगा ये पी एक्स वाई सही है या गलत है। तो इस तरह से ये कथन और खुले वाक्य की बात हुई। अब आगे आते हैं संबंध, रिलेशन। संबंध जैसा शुरू में बात कर रहे थे, दो राशियों में, दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में जो नियम उनको जोड़ता है, किसी तरह से उनका जुड़ाव है उस नियम के द्वारा, तो वो नियम ही इनके मध्य संबंध कहलाता है। जैसे अपन दो समुच्चय भी ले सकते हैं, एक समुच्चय ए ले लिया और दूसरा समुच्चय बी ले लिया। अब ए के कुछ अवयव, कुछ या सारे अवयव बी के कितने भी अवयवों से जुड़े हों, ए के कुछ या सारे अवयव बी के कितने भी अवयवों से जुड़े हों, तो वो क्या कहलाएगा, जिस नियम से जुड़ा होगा वो संबंध कहलाता है। दोबारा से, और ये सामाजिक संबंध होते हैं, जैसे पिता पुत्री का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, सामाजिक संबंध होते हैं। पड़ोसी का संबंध है, समान ऑफिस में काम करने वालों का संबंध है, एक देश के रहने वालों का संबंध है, समान देश में रहने वालों में संबंध है। तो इस तरह के संबंध ये सामाजिक रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है। इसी तरह से गणित में भी रिलेशन होते हैं, जैसे बड़ा है x ग्रेटर देन 3, y ग्रेटर देन 2, y लेस देन 5, तो बड़ा होना, छोटा होना, बराबर होना, ज्यामितीय संबंध आ जाते हैं। समान रेखाओं में समांतर होने का संबंध, रेखाओं में लंबवत होने का संबंध, त्रिभुजों में समरूप होने के संबंध। तो इस तरह के गणित में भी संबंध होते हैं। तो उन संबंधों को अपन परिभाषा भी देते हैं। परिभाषा से पहले अपन देखते हैं, और जैसे ए और बी कोई दो समुच्चय और आर एक नियम दे दिया, आर नियम ए से बी में परिभाषित है। अब इस तरह से परिभाषित करते हैं, कोई नियम अपन लागू करते हैं यहाँ पे कि ए आर बी, अपन लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। ए आर बी का मतलब होता है ए रिलेटेड टू बी। कैसे पढ़ेंगे इसको आप पढ़ेंगे ए रिलेटेड टू बी, ए संबंधित है बी से यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ए बी से छोटा है। दोबारा से, कोई भी दो समुच्चय दे रखे हों ए और बी, उनके मध्य में एक नियम बता दिया आपने आर, तो आर ए से बी में ऐसा नियम है कि कैपिटल ए का अवयव स्मॉल ए कैपिटल बी के अवयव स्मॉल बी से संबंधित होगा जब ए रिलेटेड टू बी। तो इस तरह से अपन कैपिटल ए के अवयव और कैपिटल बी के अवयवों को ही संबंध है वो परिभाषित कर सकते हैं, और उस संबंध को संतुष्ट करने वाले जो अवयव होंगे वो इसके सदस्य हो जाएंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ए रिलेटेड टू बी हो तब हम इसे ए कॉमा बी
बिलोंग्स टू आर, इससे भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी कैपिटल ए का अवयव स्मॉल ए, कैपिटल बी के अवयव स्मॉल बी से संबंधित हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। ए के कितने भी अवयव, कितने भी या सारे अवयव बी के कितने भी अवयवों से संबंधित हो सकते हैं। ए के सारे अवयव बी के एक अवयव से संबंधित हो सकते हैं, या ए का एक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित हो सकते हैं। परिभाषा से पहले अपन कुछ अलग से देख रहे हैं। दोबारा से, संबंध क्या है? किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य किसी नियम से जुड़ाव हो, वही नियम आपका क्या है, उनके मध्य संबंध कहलाता है। सामाजिक संबंध भी होते हैं, गणित में भी संबंध होते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे डिस्कस करते हैं। माना कैपिटल ए में कुछ महिलाओं के समुच्चय महिलाओं का समुच्चय ले लेते हैं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, द्रौपदी, सीता, और बी अपन ले लेते हैं, कुछ पुरुषों का समुच्चय ले लेते हैं। दशरथ, राम, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल। अब एक संबंध लेते हैं, यहाँ पे एक नियम लेते हैं। नियम आर, ए से बी में परिभाषित करते हैं। किस तरह परिभाषित किया? ए रिलेटेड टू बी यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ए बी की पत्नी है। यहाँ A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। दोबारा से संबंध की बात कर रहे थे। संबंध क्या बता रहे हैं? कोई भी दो समुच्चय दे रखे हों, एक समुच्चय के कुछ या सारे अवयव B समुच्चय के कितने भी अवयवों से जुड़े हों, जिस नियम से जुड़े होते हैं वो नियम उनके मध्य संबंध कहलाता है। या दो वस्तुओं में, दो राशियों में, दो व्यक्तियों में जिस नियम से जुड़ाव होता है वही नियम उनके मध्य संबंध कहलाता है। ए और बी अगर दो समुच्चय, तो ए के कितने भी अवयव, सारे अवयव बी के कितने भी अवयवों से जुड़े हो सकते हैं। ए का एक अवयव बी के सभी अवयवों से जुड़ा हो सकता है। ए के सारे अवयव बी के एक अवयव से जुड़े हो सकते हैं, कोई नहीं भी जुड़ा हो सकता है। तो जिस नियम से जुड़े होते हैं वही नियम संबंध कहलाता है। यहाँ पर ने एक एग्जाम्पल लिखा है। ए कुछ महिलाओं का समुच्चय लिख दिया है, जिसमें पौराणिक काल और ऐतिहासिक महिलाएं हैं। इसी तरह से बी पुरुषों का समुच्चय लिख दिया है, और ए और बी के मध्य एक संबंध परिभाषित कर दिया है, स्मॉल ए आर बी। स्मॉल ए आर बी यानी कि ए रिलेटेड टू बी। ए संबंधित है बी से यदि और केवल यदि ए बी की पत्नी है। यानी कैपिटल ए समुच्चय का अवयव ए और कैपिटल बी समुच्चय का अवयव स्मॉल बी संबंधित होंगे यदि ए बी की पत्नी होगी। अब स्मॉल ए आपको कैपिटल ए से लेना है, इस स्मॉल बी आपको कैपिटल बी से लेना है। अब यहाँ देखें, अगर कौशल्या की बात करें तो कौशल्या दशरथ की पत्नी है, तो कौशल्या रिलेटेड टू दशरथ, ये हो जाएगा। केकई भी दशरथ की पत्नी है, तो वो आ जाएगा केकई रिलेटेड टू दशरथ। सुमित्रा भी दशरथ की पत्नी है, तो आ जाएगा सुमित्रा रिलेटेड टू दशरथ। इसी तरह आगे चलते हैं। द्रौपदी रिलेटेड टू द्रौपदी, पांडवों में 5 पांडव भाई थे, 5 की पत्नी थी, तो द्रौपदी अर्जुन से भी संबंधित होगी, द्रौपदी युधिष्ठिर से भी संबंधित होगी, द्रौपदी भीम से भी संबंधित होगी, नकुल से भी, सहदेव से भी। तो यहाँ लिख सकते हैं द्रौपदी रिलेटेड टू अर्जुन।
द्रौपदी रिलेटेड टू भीम, द्रौपदी रिलेटेड टू युधिष्ठिर, द्रौपदी रिलेटेड टू नकुल, द्रौपदी रिलेटेड टू सहदेव। इसी तरह फिर आता है सीता। सीता किसकी पत्नी थी? सीता राम की पत्नी थी, तो आप लिख सकते हैं सीता रिलेटेड टू राम। तो कैपिटल ए के जो अवयव कैपिटल बी के जिन जिन अवयवों से संबंधित हैं वो इस तरह से लिख देंगे, और इन सभी को एक साथ लिख दिया। क्रमित युग्मों के रूप में लिख सकते हैं। कैपिटल आर बराबर ऑर्डर पेयर बना देते हैं, क्रमित युग्म बना देते हैं। इस कैपिटल ए का जो अवयव कैपिटल बी के जिस अवयव से जुड़ा होगा उनको एक क्रमित युग्म बना देंगे। कैपिटल ए के अवयव को पहले लिखेंगे और कैपिटल बी के अवयव को बाद में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आपने लिखा कौशल्या, दशरथ, फिर लिखेंगे आप केकई, दशरथ, फिर लिखेंगे आप सुमित्रा, कौमा, दशरथ, फिर लिखा आपने सीता, कौमा राम, फिर लिखा द्रौपदी, कौमा अर्जुन, द्रौपदी, कौमा भीम। इसी तरह जो जो ऑर्डर पेयर है उसको संतुष्ट कर रहे हैं उन सबको आप इसमें लिख देंगे। तो दोबारा से कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चयों, दोनों अरिक्त समुच्चय, और ए के कुछ या सारे अवयव बी के कितने भी अवयवों से संबंधित हों, जिस नियम के द्वारा संबंधित होंगे वो नियम समुच्चय ए और समुच्चय बी के मध्य एक संबंध कहलाता है। यदि कैपिटल ए का अवयव स्मॉल ए और कैपिटल बी का अवयव स्मॉल बी एक दूसरे से संबंधित हों तो उसको लिखते हैं ए कैपिटल आर बी। और कैसे पढ़ते हैं? ए रिलेटेड टू बी, ए संबंधित है बी से। या इसको क्रमित युग्मों के रूप में भी लिख देते हैं। क्रमित युग्मों के रूप में कैसे लिखेंगे? कैपिटल आर करली ब्रैकेट और फिर उसमें जो जो अवयव संबंधित हैं, कैपिटल ए का अवयव और जो बी के जिस अवयव से संबंधित है उनको क्रमित युग्म बना देते हैं। कैपिटल ए के अवयव को पहले लिखते हैं और कैपिटल बी के अवयव को बाद में। इस तरह से जो क्रमित युग्म बनेंगे वो संबंध, तो दो तरह से दो शैली हो गई इसको रिप्रेजेंट करने की। ए कौशल्या रिलेटेड टू दशरथ, इस तरह से लिख दें सारे अवयवों को, या कैपिटल आर बना के करली ब्रैकेट से इस तरह से लिख दें। अब अपन इसकी परिभाषा पर आते हैं। संबंध की परिभाषा। यदि ए और बी दो समुच्चयों तब यदि ए और बी दो समुच्चय हों, उसी को जो अपन ने पहले पढ़ा था उसी को अपन परिभाषा के रूप में लिख देते हैं, तब एक नियम आर ए से बी में संबंध कहलाता है यदि ए के कुछ या सारे अवयव बी के कितने भी अवयवों से संबंधित हों। तो ये परिभाषा की बात हो गई, लेकिन एक्चुअल परिभाषा जो गणित के रूप में देते हैं वो आगे आती है। संबंध परिभाषा उसको अलग से देखते हैं। वो तो अपन ने जो सामान्य तरीके से बता रहे थे कि कुछ अवयव ए के कुछ या सारे अवयव बी के कितने भी अवयवों से जुड़े हों, ये भी एक संबंध की परिभाषा है, लेकिन गणित के रूप में परिभाषा अलग तरह से देते हैं। पहले वो देखते हैं। माना कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय, कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय, तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। दोबारा से, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हों तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। ए क्रॉस बी अपन समुच्चय के साथ पढ़ चुके हैं। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तब ए से बी में बनने वाले सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय ए क्रॉस बी कहलाता है। यहाँ संबंध की बात हो रही है। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। और इसको अपन कैसे लिख देते हैं? इसको इस तरह से लिख देते हैं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दूसरी तरह से कह सकते हैं, यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। दोनों एक ही बात है, लेकिन दो तरह से कह रहे हैं। दोबारा से संबंध की परिभाषा की बात कर रहे हैं। यदि ए और बी दो समुच्चयों तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। दोबारा कहें इसी को, यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो आर निश्चित रूप से ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा।
अब ए क्रॉस बी के उपसमुच्च कितने होते हैं वो उन पर संख्याओं पर डिपेंड करता है, लेकिन फाई हमेशा उपसमुच्च होता है। तो फाई जो उपसमुच्च होता है ये भी संबंध होता है, यानी ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से नहीं जुड़ा हो तब भी एक संबंध है। ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्च होता है, तो ए क्रॉस बी अपने आप में ए से बी में सबसे बड़ा संबंध है। और अगर ए ही समुच्च हो तो ए से ए में, तो ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्च, ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्च क्या होगा, ए से बी में एक संबंध होगा। दोबारा से या आप इसको लिख लेते हैं, ये परिभाषा लिखी, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्च हों तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्च ए से बी में एक संबंध कहलाता है। दोबारा से पढ़ते हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्च हों तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्च ए से बी में एक संबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, यदि आर समुच्च ए से बी में एक परिभाषित एक संबंध हो तब आर ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्च होगा। इस प्रकार आर ए से बी में एक संबंध हो जाएगा। इस प्रकार आर ए से बी में एक संबंध है तो आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्च है। और यदि अपने पास ए एक अरिक्त समुच्च हो तो ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्च ए से ए में संबंध होता है। यही अपन डिस्कस कर रहे थे, यही दोबारा से लिख दिया है। तो दोबारा देखते हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्च हों तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्च ए से बी में एक संबंध होता है। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्च ए से बी में एक संबंध होता है। दोबारा लिख सकते हैं इसको, यदि आर ए से बी में एक संबंध है तब आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्च होगा। यदि ए से ए की बात करते हैं, ए से ए की बात करें तो ए से ए में क्या होगा, ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्च इसमें संबंध होगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यदि ए बराबर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और बी बराबर 1,2,3 हो, तब आपको ये बताना है कि जो नीचे में कुछ नियम बना के लिख रहा हूँ, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से संबंध हैं, कौन से संबंध नहीं हैं। तब निम्न में से कौन से ए से बी में संबंध है। कौन से ए से बी में संबंध हैं। नंबर 1 लिखते हैं, R1 दोबारा से हमने संबंध की परिभाषा पढ़ी। संबंध की परिभाषा क्या पढ़ी, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं तब एक नियम आर ए से बी में संबंध कहलाता है यदि आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्च हो। दूसरी तरह से ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्च ए से बी में एक संबंध कहलाता है। अब यहाँ दो समुच्चय लिख दिए हैं आपको, कैपिटल ए और कैपिटल बी। कैपिटल ए में 3 अवयव लिखे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कैपिटल बी में भी 3 अवयव लिखे हैं, 1,2,3। और आपसे ये पूछा है कि ए से बी में कौन से संबंध है। इफ़ ए इक्वल टू करली ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड बी इक्वल टू करली ब्रैकेट 1,2,3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कौन से संबंध है। तो पहला लिखते हैं अपन A,1, B,2, C,3। दूसरा लिखते हैं R2, A,3, A,2, A,1। तीसरा लिखते हैं B,1, C,1, A,1। R4 लिखते हैं
1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। एक और लिखते हैं, बी कॉमा 2, 1 कॉमा ए, सी कॉमा 3। सिक्स्थ लिखते हैं 5, सेवेंथ लिखते हैं ए क्रॉस बी। आपको क्या पता करना था कि निम्न में से कौन से ए से बी में संबंध हैं। ए से बी में संबंध कौन से होंगे? जो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा वो ए से बी में संबंध होगा। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय का मतलब है जो भी नियम लिखे होंगे जिसमें जो क्रमित युग्म में, उन सभी क्रमित युग्मों में पहला अवयव कैपिटल ए से होना चाहिए और दूसरा अवयव कैपिटल बी से। तो ये आप चेक करते हैं। पहला रिलेशन देखते हैं, वहाँ लिखा है R1A1 B2 C3। 3 क्रमित युग्म दे रखे हैं। तीनों क्रमित युग्मों में पहले अवयव हैं ए बी सी, समुच्चय ए से दे रखें। दूसरे अवयव हैं 1 2 3, समुच्चय बी से दे रखें। तो ये ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो गया। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये संबंध हो गया। पहले वाला ए से बी में संबंध है। इसी तरह दूसरा देखते हैं A3 A2 A1। पहला अवयव पहले समुच्चय का अवयव ए, बाकी दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों से जुड़ा हुआ है। अपन को इससे कोई लेना देना नहीं। अपन को तो ये देखना है, आपको ये देखना है कि ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है। कि तीनों क्रमित युग्मों में पहला अवयव समुच्चय ए का है और दूसरे अवयव समुच्चय बी के हैं। इसका मतलब ए क्रॉस बी का ये सबसेट है। ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ये संबंध हो गया। इसी तरह तीसरा नियम देखते हैं आप। पहले अवयव बी सी ए, तीनों अवयव कैसे हैं? ए के हैं। दूसरे अवयव 1 1 1 वो बी से है। इसका मतलब ये भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, तो ये भी क्या हो गया? एक संबंध हो गया। अब R4 देखते हैं। R4 में क्या है? R4 में आपको दे रखा है पहला अवयव 1 2 3, लेकिन ये तो ए के अवयव नहीं है, बी के, और दूसरे अवयव ए के हैं, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट ये नहीं है। ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है तो ये संबंध नहीं होगा। फिर R5 की बात करते हैं। R5 में देखें, पहला अवयव दे रखा है B2, पहला क्रमित युग्म B, 2, तो B अवयव ए का है और 2 बी का है, ये सही है। फिर दूसरा अवयव दे रखा है 1, A, यहाँ मिस्टेक हो गई। 1 तो समुच्चय बी का अवयव है, समुच्चय बी का अवयव है, इसका मतलब ये ए क्रॉस बी का अवयव नहीं है, तो ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, तो ये ए से बी में संबंध नहीं है। फिर देखते हैं अपन सिक्स्थ नंबर पे लिखा है 5। ए क्रॉस बी का सबसेट है क्या? 5 तो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, इसका मतलब 5 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। 5 ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है तो 5 ए से बी में संबंध है। ये जो संबंध है ये कहलाता है आपका रिक्त समुच्चय। एम्प्टी रिलेशन, रिक्त समुच्चय। तो जो ये जो संबंध है कि एक का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये रिक्त संबंध कहलाता है। अगर आपसे पूछेंगे अरिक्त संबंध तो ये संबंध नहीं होगा। आपसे तो सिर्फ पूछा है कितने संबंध होंगे, संबंध है क्या नहीं है। तो ए क्रॉस बी का 5 ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसलिए ए से बी में संबंध है, लेकिन इसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए ये रिक्त संबंध है। और ये ए क्रॉस बी, इससे बड़ा तो कोई संबंध होता ही नहीं है, तो ये सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन है। ए क्रॉस बी का सबसे बड़ा समुच्चय ए क्रॉस बी स्वयं होगा, तो ये इसका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि ए क्रॉस बी के ए और बी दो समुच्चय दे रखे थे, फिर आपसे पूछा निम्न में से कौन कौन से संबंध हैं, तो उसमें आपने देखे जो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय थे वही आपके संबंध हो गए, और जो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय नहीं है वो संबंध नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन। अब आती है संबंधों की संख्या पर। संबंधों की संख्या, अगर ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए से बी में कितने संबंध परिभाषित होंगे, इसको अपन लेने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि ए बराबर
ए कॉमा बी कॉमा सी और बी बराबर 2,3 हो, तब ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या बताइए। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें क्या संबंध होंगे। ए में 3 अवयव दे रखे हैं, बी में 2 अवयव दे रखे हैं और आपसे पूछा है ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी में संबंधों की संख्या बताइए। संबंध की परिभाषा आप जानते हैं, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आ गई, वो नया समुच्चय आ गया, तब आपको देखना है उस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो यहाँ देखें, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये आप पहले से जानते हैं, समुच्चय वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यदि ए में अवयवों की संख्या m और बी में अवयवों की संख्या n हो तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या m इंटू n होती है, और रीजन भी है उसका। पहला अवयव लें a, तो a के साथ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, देखें a2 a3 2 बनेंगे। b, a का अवयव लें b, तो b के साथ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, b2 b3। फिर अवयव लें c, c के साथ कितने क्रमिक बनेंगे, c2 c3। तो 2 2 2 6 हो गए, 3 गुणा 2 6। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अलग से भी आप जानते हैं, ए में अवयवों की संख्या m, बी में अवयवों की संख्या n हो तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या m इंटू n होती है। तो यहाँ कितना हो गया, 3 इंटू 2 यानी 6 हो गई। संबंध क्या है, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। उपसमुच्चयों की संख्या भी आप जानते हैं, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू दी पावर n होती है। यहाँ ए क्रॉस बी अपना नया समुच्चय हो गया। ए क्रॉस बी में अवयव कितने हैं, 6। तो 6 अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, वो 2 टू दी पावर 6 होगी। तो इसलिए ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या टू टू दी पावर 6 अर्थात 64 होगी। और जो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय वही ए से बी में संबंध है, तो देयरफॉर ए से बी में संबंध, परिभाषित संबंधों की संख्या, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या 64 होगी। दोबारा से, यदि ए समुच्चय में 3 अवयव हों, बी समुच्चय में 2 अवयव हों तो ए क्रॉस बी में 6 अवयव होंगे और 6 अवयव वाले समुच्चय के 2 टू दी पावर 6 यानी 64 उपसमुच्चय होंगे। जो उपसमुच्चय होते हैं वही सभी संबंध होते हैं। इसका मतलब यहाँ ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या 64 होगी। अच्छा, एक इसमें रिक्त समुच्चय भी होगा। अगर आपसे पूछता कि अरिक्त संबंधों की संख्या, तो वो एक हटाना पड़ता, तो हटा दे कितने हो जाते, 64। यहाँ ए से बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या 63 होगी।
तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या की बात आई। ए में आपके पास कितने थे, 3 अवयव थे और बी में 2 अवयव थे, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए, ए क्रॉस बी में 6 अवयव हो गए। तो 6 अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या 2 टू दी पावर 6 होती है। तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या 64 और अरिक्त संबंधों की संख्या 63 हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू एम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू एन, तब ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या और सेकंड परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या बताइए। ए में अवयवों की संख्या एम, बी में अवयवों की संख्या एन है, तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या बताइए। फिर आते हैं उसी पर जो अभी अपने एग्जाम्पल किया। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। यहाँ ए में अवयव दे रखे हैं एम, बी में अवयव दे रखे हैं एन, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो गई एम इंटू एन। और जिस समुच्चय में एम इंटू एन अवयव हो उसके उपसमुच्चयों की संख्या हो गई 2 टू दी पावर एम एन। इसका मतलब पहले वाले का आंसर आएगा 2 टू दी पावर एम एन। दोबारा से देखते हैं। ए में अवयवों की संख्या एन एम, बी में अवयवों की संख्या एन है। आपसे पूछा है ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या बताइए। चूँकि ए में अवयवों की संख्या एम है, बी में अवयवों की संख्या एन है, इसलिए ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या एम इंटू एन होगी। और चूंकि ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता है, तो यहाँ एम एन अवयव वाले समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो गए, 2 टू दी पावर एम एन। तो देयरफॉर ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या 2 टू दी पावर एम एन होगी। एक संबंध इसमें नल सेट होगा, एक जो उपसमुच्चय होगा वो नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, खाली समुच्चय होगा, तो वो खाली को हटा देंगे, रिक्त वाले को हटा देंगे, तो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या आएगी। और जो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या आएगी वही अरिक्त संबंधों की संख्या होगी। तो अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो गई, 2 टू दी पावर एम एन माइनस 1। तो आप याद करेंगे, इसको रिजल्ट की तरह भी याद करके रखेंगे। यदि ए में अवयवों की संख्या एम, बी में अवयवों की संख्या एन हो, तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या 2 टू दी पावर एम एन और ए से बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या 2 टू दी पावर एम एन माइनस 1 होगी। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक और। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 5, तब ए से ए में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या बताइए। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। समुच्चय ए में अवयव दे दिए आपको 5, समुच्चय बी में अवयव दे दिए, वो बी है ही नहीं, समुच्चय ए में अवयव 5 है। अब आपसे पूछा है ए से ए में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या। तो ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होगा, उसमें से एक 5 हटा देंगे तो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या होगी, वही ए से ए में परिभाषित संबंधों की संख्या होगी। तो ए में अवयव हो गए 5, ए क्रॉस ए में अवयव हो गए 5 टू दी पावर 5, तो 5 इंटू 5 25, 25 अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या हो गई 2 टू दी पावर 25। तो यहाँ संबंधों की संख्या तो हो गई 2 टू दी पावर 25, लेकिन एक उसमें रिक्त संबंध है, रिक्त को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 टू दी पावर 25 माइनस 1।
इस तरह से ये समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंधों की संख्या हो गई। अरिक्त संबंधों की संख्या 2 टू दी पावर 25 माइनस 1। अब एक नए उस पर आते हैं, इसमें संबंध के प्रांत और परिसर की बात आती है। आगे लेते हैं संबंध के प्रांत और परिसर। यदि आर कोई संबंध दे रखा हो, ए से बी में संबंध है, क्रमित युग्मों के रूप में दे रखा हो, तो उस क्रमित युग्मों के सभी पहले अवयवों का जो समुच्चय वो संबंध का प्रांत कहलाता है, और दूसरे अवयवों का समुच्चय वो संबंध का परिसर कहलाता है। यदि आर ए से बी में एक संबंध हो, तब आर का प्रांत डोमेन ऑफ आर ये ए टाइप के एलिमेंट होंगे, और ए टाइप के कौन से, जब ए बी आर का अवयव हो। यदि स्मॉल ए कॉमा बी ये आर संबंध आर का कोई अवयव है, तो उसके जो पहले अवयव जो होंगे वो पहले अवयव सारे मिलके आर का प्रांत बना देंगे, और आर का परिसर रेंज ऑफ दी आर रेंज बी टाइप के जो अवयव होंगे, बी कौन से, यानी कि सभी क्रमित युग्मों की जो सेकेंड एंट्री होगी वो आपके क्या कहलाएंगे, इसके परिसर बनाएंगे, आर के प्रांत और परिसर। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, संबंध आर ये आपने लिख दिया 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 का प्रांत। इसका आप प्रांत लिखना चाहें तो प्रांत में कौन सा आएगा, जो पहले अवयवों का समुच्चय, सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय ले लेंगे आप 1, 2, 3, 4, और परिसर में क्या आएगा, दूसरे अवयवों का समुच्चय आ जाएगा, क्रमित युग्मों के सारे दूसरे अवयव ले लेंगे 2, 3, 4, 5, ये आर का परिसर हो गया। तो फाइनली ये हुआ, यदि आर ए से बी में कोई संबंध है, तब आर और आर को क्रमित युग्मों के रूप में लिखा हुआ है, तो सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है, और दूसरे अवयवों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है। तो ये परिसर और प्रांत और परिसर की बात हुई, डोमेन और रेंज की बात हुई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। संबंध आर जो n से n में परिभाषित है, किस तरह से परिभाषित है ये, x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x 2x प्लस y इक्वल टू 10। यहाँ n क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, n आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और किस तरह से परिभाषित है, एक प्राकृतिक संख्या x दूसरी प्राकृतिक संख्या y से संबंधित होगी यदि 2x प्लस y बराबर 10 हो। ये 10 दे रखा है। तो यहाँ अपन देखते हैं कौन कौन से अवयव इसको संतुष्ट करते हैं। तो संबंध के प्रांत व परिसर ज्ञात करो। तो पहले अपन देखते हैं कौन कौन से आर आते हैं। x बराबर 1 पर, x बराबर अगर 1 रखें यहाँ पर तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 आ गया, 2 प्लस y बराबर 10 तो y बराबर 8 आ गया।
y बराबर 8, इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 8। इसी प्रकार अब x बराबर 2 लिखते हैं। x बराबर 2 लिखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 2 रखें, 2 इंटू 2 4 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 6 आ गया। तो 2 6 से संबंधित है। 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 4 से संबंधित है। 4 रखेंगे तब 4 8 2 4 2 से संबंधित है। अगर x बराबर 5 रख दें तो y बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन 0 तो n का अवयवी नहीं है, तो इसलिए वो 5 किसी से संबंधित नहीं होगा। तो क्या क्या आया है इसमें संबंध के द्वारा? 1 8 से संबंधित है, 2 6 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है और 4 2 से संबंधित है। क्रमित युग्मों के रूप में लिखने पर संबंध R को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखने पर, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखने पर R बराबर क्या आएगा? लिख सकते हैं आप 1,8, 2,6, 3,4, 4,2। इसलिए यहाँ R का प्रांत यानी डोमेन और R का परसर मीन्स रेंज। यदि R क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा हो तो सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयव मिलकर उसका प्रांत बनाते हैं और दूसरे अवयव मिलकर उसका परसर बनाते हैं। तो R का प्रांत कौन सा हो गया? प्रांत हो गया 1 2 3 4 और परसर क्या हो गया? परसर आ गया 8 6 4 2। तो दोबारा से देखते हैं, अपन इसकी परिभाषा की बात कर रहे थे, संबंध के प्रांत और परसर, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। इफ R is a relation from A to B and it is written as a set of ordered pair, then set of all first entries is called domain of the R, and set of all second entries in all the ordered pairs in R is called range of the R। यदि R क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा हुआ हो तब R के सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय R का प्रांत कहलाता है और R के दूसरे अवयवों का समुच्चय R का परसर कहलाता है। यहाँ आपने एग्जाम्पल देखा, आपने एक एग्जाम्पल लिया, संबंध R n से n में, n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय परिभाषित कर रखा है। कैसे परिभाषित किया है? x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। x y से संबंधित है यदि और केवल यदि 2x प्लस वाई बराबर 10 है। तब आपने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से ऐसे x और y छांटे जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हों। x बराबर 1 लिखा तो y बराबर 8 आ गया, इसका मतलब 1 8 से संबंधित है। ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा तो इसमें एक क्रमित युग्म 1,8 आ गया। फिर दूसरा देखा इसी तरह, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 6 आ गया, x बराबर 3 रखा y बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 रखा y बराबर 2 आ गया, और कोई मान इसमें संभव नहीं था। अगर x बराबर 5 रखते हैं आप तो y का मान 0 आएगा। आपको y भी n से लेना था, n प्राकृतिक संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। x बराबर 6 रख देते तो y नेगेटिव आ जाता, तो यानी और कोई क्रमित युग्म नहीं आ रहे थे। तो समुच्चय R में इसको संतुष्ट करने वाले 4 क्रमित युग्म आए, 1,8, 2,6, 3,4, 4,2। इन सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय R का प्रांत हो गया और दूसरे अवयवों का समुच्चय R का परसर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे लेते हैं प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। यदि R A से B में एक संबंध है, यदि R A से B में कोई संबंध है तब R इनवर्स B से A में संबंध होता है। और कैसे? यदि
आर संबंध में स्मॉल ए स्मॉल बी से संबंधित हो तो आर इनवर्स में स्मॉल बी स्मॉल ए से संबंधित होगा। यदि आर ए से बी में एक संबंध हो तब आर इनवर्स बी से ए में एक संबंध होगा। यहां कैसे होगा ये? आर इनवर्स बराबर बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर ए कॉमा बी आर का अवयव है तो ए इनवर्स वो बी कॉमा ए इनवर्स का अवयव होगा। आर ए से बी में कोई संबंध है तो आर इनवर्स बी से ए में संबंध होगा। संबंध आर के द्वारा स्मॉल ए अवयव स्मॉल बी से संबंधित है तो आर इनवर्स के द्वारा स्मॉल बी स्मॉल ए से संबंधित होगा। इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिख दें, अभी पहले लिखा था अपने जो एग्जाम्पल लिखा था उसी को लिख देते हैं। आर बराबर क्या था अपने पास? एक्स बराबर 1 वाई बराबर 8 आया था। एक्स बराबर 2 लिखा था, वाई बराबर 6 था, 3 और 4 और 2 ये आया था। तो इसका अगर प्रतिलोम संबंध लिखना चाहें आप तो प्रतिलोम संबंध क्या होगा? आर इनवर्स आर के द्वारा ए बी से संबंधित है तो आर इनवर्स के द्वारा बी ए से संबंधित होगा। तो यहाँ 1 8 दे रखा है तो आर इनवर्स में क्या आ जाएगा? 8,1 आ जाएगा। 2,6 इसका प्रतिलोम 6,2 आ जाएगा। 4,3 आ जाएगा। 2,4 आ जाएगा। तो दोबारा से यदि आर ए से बी में कोई संबंध हो तो आर इनवर्स बी से ए में संबंध कहलाता है। और रिलेशन ऑर्डर पेयर कौन से आते हैं? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो ये इसी को अपन दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। माना आर समुच्चय ए से बी में एक परिभाषित एक संबंध है, तब आर का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स बी से ए में निम्न प्रकार परिभाषित होगा। कैसे? आर इनवर्स, ये आर इनवर्स है, आर इनवर्स बराबर बी कॉमा ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर ए बी आर का अवयव है तो बी कॉमा ए आर इनवर्स का अवयव होगा। दोबारा लिख दिया भाषा में, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं ए आर बी इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बी रिलेटेड टू ए बाई द इनवर्स रिलेशन। और यहाँ देख सकते हैं जो आर इनवर्स का प्रांत आएगा वो आर का परसर होगा और जो आर इनवर्स का परसर होगा वो आर का प्रांत होगा। अभी अपन देख रहे थे एग्जाम्पल में क्या लिखा था आपने? यदि आर बराबर क्या है 1,8, जो ऊपर एग्जाम्पल था उसी को दोबारा लिख रहा हूँ, 2,6, 3,4 और ये 4,1। तब आर इनवर्स आपने लिख दिया था। आर इनवर्स क्या था? आर इनवर्स आपने सारे क्रमिक युग्मों को विपरीत क्रम में लिख दिया। 8,1, 6,2, 4,3, 1,4। तो यहाँ आर इनवर्स का प्रांत देखते हैं। आर इनवर्स का प्रांत क्या है? जो आर इनवर्स के क्रमिक युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय 8, 6, 4, 1 और यही तो आर का परसर है। देखो जरा, आर का परसर यानी जो आर इनवर्स का प्रांत है वही आर का परसर है। और आर इनवर्स का परसर देखें, आर इनवर्स का परसर यानी कि दूसरे अवयवों का समुच्चय। तो दूसरे अवयव कौन कौन से हैं इसमें? 1, 2, 3, 4 और ये आप देखें तो ये आर का प्रांत है, आर का डोमेन है। यानी डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर।
तो इस तरह से ये प्रतिलोम संबंध की बात रही। प्रतिलोम संबंध, यदि आर ए से बी में कोई संबंध हो तब आर इनवर्स बी से ए में परिभाषित होता है। और कैसे परिभाषित होता है? बी आर इनवर्स में बी कॉमा ए टाइप के अवयव होते हैं, जबकि ए बी आर का अवयव हो। तो ये प्रतिलोम संबंध की बात हुई। प्रतिलोम संबंध पे आपने एग्जाम्पल भी देखे, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या उसके बाद फिर अपन आते हैं, एग्जाम्पल हो गया, अब आते हैं अपन तत्समक संबंध पर, आइडेंटिटी रिलेशन पर। तत्समक संबंध ये एक ही समुच्चय पर परिभाषित होता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। संबंध आर ए से ए में संबंध आर ए से ए में तत्समक संबंध कहलाता है यदि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। Relation R from A to A is said to be the identity relation if every element of A is related to itself and only to itself. दोबारा से, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए और सिर्फ स्वयं से ही होना चाहिए, किसी से नहीं होना चाहिए। अगेन, relation R defined on set A is said to be the identity relation if every element of A is related to itself and only to itself. There is emphasis on two things. Every element of A should be related to itself and only to itself. प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। अगर समुच्चय ए है तो समुच्चय ए पर आइडेंटिटी रिलेशन को अपन आई ए से डिनोट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यदि ए बराबर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ये हो, तब आई ए क्या? आई ए मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए क्या था? प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। चार अवयव हैं तो चार अवयव अपने आप से संबंधित होंगे। ए आ गया, बी कॉमा बी आ गया, सी कॉमा सी आ गया, डी कॉमा डी आ गया। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन आ गया। अगर अपन एक और रिलेशन लिख दें, R1 ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, डी कॉमा डी, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? परिभाषा क्या कहती है? प्रत्येक संबंध स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यहाँ ए से संबंधित है, बी से संबंधित है, डी से संबंधित है, सी से संबंधित नहीं है, इसलिए नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, R2 ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा डी, डी कॉमा डी, सी कॉमा सी, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? ये आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सी कॉमा डी आ गया। परिभाषा क्या कहती है? ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये तत्समक संबंध होगा, और ऐसा नहीं है तो तत्समक संबंध नहीं होगा। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ा आपने। आपने पढ़ा सबसे पहले संबंध की परिभाषा, ये तत्समक संबंध लिखा है, फिर इस पर तत्समक संबंध दोबारा लिख देता हूँ मैं। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी,
सी कॉमा सी, डी कॉमा डी। हाँ, दोबारा से देख रहे थे अपन, ये संबंध पढ़ रहे थे। तो संबंध पढ़ने से पहले अपन ने एक दो परिभाषाएं पढ़ी। सबसे पहले कथन, उसके बाद खुला वाक्य। खुला वाक्य क्या था? एक ऐसा वाक्य जो बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के सही भी हो सकता हो, गलत भी हो सकता हो, सत्य भी हो सकता हो, असत्य भी हो सकता हो, वो खुला वाक्य था। फिर आपने संबंध की तकनीकी परिभाषा, गणितीय परिभाषा पढ़ी। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। उससे अपन ने संबंधों की संख्या के बारे में पता किया। फिर कुछ अलग अलग संबंधों की संख्या देखी आपने। यदि कैपिटल ए में अवयवों की संख्या m, कैपिटल बी में अवयवों की संख्या n हो, तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या 2 टू दी पावर mn थी। इसमें एक रिक्त संबंध था, तो अरिक्त संबंधों की संख्या 2 टू दी पावर mn माइनस 1 हो गई। फिर संबंधों की संख्या के बाद फिर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया। फिर उसमें संबंध के प्रांत और परसर, फिर प्रतिलोम संबंध, और अंत में आपने लिया ये तत्समक संबंध। तत्समक संबंध महत्वपूर्ण संबंध है, एक ही समुच्चय पर परिभाषित होता है, ए से ए में। ए का यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए हो, या कह सकते हैं अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए हो, और ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। तो इस तरह से अपन ने जो छोटी छोटी परिभाषाएं वो पढ़ी। इसके साथ बीच में आपने पढ़ा रिक्त संबंध। कोई भी समुच्चय ए और बी, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता है। चूंकि फाई भी एक उपसमुच्चय होता है, तो फाई रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय भी रिक्त संबंध कहलाता है। और ए क्रॉस बी अपने आप का उपसमुच्चय होता है हमेशा। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ए क्रॉस बी हमेशा होता है, इससे बड़ा कोई उपसमुच्चय नहीं होता। तो ए क्रॉस बी सार्वत्रिक समुच्चय होता है। यानी संबंध की परिभाषा और कुछ संबंध के छोटे मोटे जो संबंधित शब्द थे, प्रांत, परसर, प्रतिलोम संबंध, तत्समक संबंध, ये आपने पढ़े। बाकी फिर अपन अगली क्लास में लेते हैं। फिर सभी को नमस्कार।